Hello everyone, welcome to your accountancy class. Today we will start a new chapter, Bank Reconciliation Statement. आज हम एक नया चैप्टर शुरू करते हैं जो है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का मतलब क्या है ये पहले हम जानते हैं। ये तभी बनाया जाता है जब बैंक के बैलेंस में एंड कैश बुक और पासबुक में जो बैलेंस दिखाया जा रहा है उन दोनों में कुछ अंतर होता है। कभी कभी क्या होता है कि बैंक में जो बैलेंस है एंड हमारे पास में जो पासबुक है एंड उसमें जो कैश बुक है और बैंक के पास में जो कैश बुक है इनमें दोनों में अंतर हो जाता है। जब इस तरह का अंतर होता है तब हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। अब कुछ इसके डेफिनेशंस देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पाटिल, bank reconciliation statement is a statement which is prepared only to reconcile the difference between the bank balance shown by the cash book and the passbook. पासबुक और कैश बुक में बैंक के अंदर जो कैश बुक है इन दोनों में जो अंतर है उसको बैलेंस को दिखाने के लिए या उसको पता करने के लिए इस स्टेटमेंट को बनाया जाता है। Then another definition is there. According to Carter, it is such type of statement which is prepared to compare the balance shown by the bank statement with the balance shown by the passbook. ये क्या है, दोनों को कंपेयर करते हैं कि बैंक पे के स्टेटमेंट में कितना है, कैश बुक में कैश कैसा है एंड पासबुक में कितना है। इन दोनों को जब कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ में तो उसके लिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। एंड फाइनली समझ में हम इससे क्या समझ रहे हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज द स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉन्सिल बैंक पासबुक एंड कैश बुक। पासबुक और कैश बुक में अगर कुछ अंतर आया है तो वो कैसे आया है, कहाँ आया है, इन सब के लिए इसको बनाया जाता है। वो जानने के लिए कि कहाँ पे क्या चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से दोनों में बैंक के पास जो कैश बुक है उसमें और हमारे पासबुक में अंतर क्यों आ रहा है। फीचर्स ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब हम इसके फीचर्स देखते हैं। इट इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉन्सिल बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड बैलेंस ऑफ पासबुक। ये हम डेफिनेशन में भी देख चुके हैं। कैश बुक और पासबुक में जो डिफरेंस है उन दोनों को रिकाउंसिल करके एक बार फिर से देखने के लिए कि कहाँ क्या चेंजेस है जिसकी वजह से ये अंतर आ रहा है, ये जानने के लिए हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को बनाते हैं। देन अगला फीचर क्या है, इट इज प्रिपेयर्ड जनरली एट द एंड ऑफ एवरी मंथ और एंड ऑफ क्वार्टर बट कैन बी प्रिपेयर्ड एनी टाइम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जनरली ये जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है ये हर महीने के अंत में बनाया जाता है या फिर हर 3 महीने के बाद में बनाया जाता है। जनरली इसे ऐसे किया जाता है, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसे जब चाहे तब, अगर आप बैंक वाले को कोई शक है या जिसका पासबुक है उसे कुछ प्रॉब्लम है तो इसे जब चाहे तब बनाया जा सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी। वैसे ये रेगुलरली जो होता है वो हर महीने में या हर 3 महीने में एक बार बैंक बनाती है, लेकिन इसे जब रिक्वायरमेंट हो तब इसको बनाया जा सकता है। देन इट इज प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर बट नॉट बाय बैंक। ये जो है ये कस्टमर के द्वारा बनाया जाता है, बैंक इसमें नहीं बनाता है। बैंक के पास में जो कैश बुक है दोनों में अंतर दिख रहा है तो वो कस्टमर बनाता है एंड वो जाकर के बैंक से इसके बारे में पता लगाता है, ये बैंक नहीं बनाती है। देन इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ये लेकिन डबल एंट्री सिस्टम का एक हिस्सा नहीं है। ये बात को हमें जानना है कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है डबल एंट्री सिस्टम का एक हिस्सा नहीं है, इसे बनाना हमेशा कोई जरूरी नहीं होता है। देन इट इज अ प्रोसेस टू प्रूव ओनली कैश बैलेंस। एंड ये जो तरीका है ये सिर्फ कैश बैलेंस को कंफर्म करने के लिए या प्रूव करने के लिए कि जो कैश बैलेंस है वो सही है, इसे प्रूव करने के लिए ही ये बनाया जाता है। The purpose to prepare bank reconciliation statement is only to reconcile balances but to find out reason of error and mistake. ये इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि सिर्फ दोनों को मिलाना ही नहीं एंड उन दोनों में कहाँ गलती हुई है, किस वजह से दोनों में अंतर आ रहा है, इन कारणों को जानने के लिए भी हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को बनाते हैं। देन इट इज नेदर पार्ट ऑफ जर्नल और लेजर। ये ना तो जर्नल का कोई हिस्सा है ना तो लेजर का कोई हिस्सा है, ये अलग से बनाया जाता है। इट इज प्रिपेयर्ड either with the cash balance or of cash or balance of passbook।
ये बैलेंस ऑफ कैश बुक में जो बैलेंस है उसके अकॉर्डिंगली पासबुक को चेक किया जाता है या पासबुक को अकॉर्डिंगली कैश बुक को चेक किया जाता है। किसी में एक बुक को आधार बना करके दूसरे बुक को उसको कंसिडर करके उसमें चेंजेस किए जाते हैं या उसके लिए एंट्रीज की जाती है, क्या कहाँ पे क्या चेंजेस हुए हैं, कहाँ क्या गलतियां हुई है, ये एक बुक के आधार पर दूसरे बुक में देखा जाता है। देन कॉजेस ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक बैलेंसेस। अब हम देखते हैं ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक में अंतर हो जाते हैं। वैसे तो दोनों में अंतर होना नहीं चाहिए, तो क्यों अंतर हो जाता है? कुछ कारण ऐसे होते हैं जिसकी वजह से इन दोनों में अंतर आ जाता है। Bank reconciliation statement is prepared after a fixed period or when the bank sends the passbook back to the businessman after making entries of transactions during a period. The businessman compares the balance of cash book bank column with that of passbook. The causes of difference can be divided into two categories. बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जो है एक सर्टेन टाइम के बाद में बैंक पासबुक को बना करके उसमें सारे एंट्रीज करके बिजनेसमैन को भेज देता है। जब बिजनेसमैन उन एंट्रीज को देखता है उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर में, उसके बाद उसके पास में जो कैश बुक है उसके साथ में वो पासबुक को मिलाता है एंड उसके बाद में दोनों में अंतर क्या है ये वो जानने की कोशिश करता है। एंड इसको मेनली दो हिस्सों में बांटा गया है। जो डिफरेंसेस होते हैं किस वजह से किन किन वजहों से पासबुक में और बैंक और कैश बुक में अंतर होता है, ये इसको दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला है डिफरेंस कॉज्ड बाय टाइम गैप इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस एंड दूसरा है डिफरेंस कॉज्ड बाय एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। पहला होता है कि जो कैश बुक में जो एंट्रीज हो रही है और पासबुक में जो एंट्रीज हो रही है उन दोनों में कुछ टाइम गैप आ जाता है। इस टाइम के अंदर में बिजनेसमैन के कुछ और ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं जिसकी वजह से अंतर आने का चांसेस होता है। इसी तरह से कभी कभी क्या होता है कुछ गलतियां हो जाती है रिकॉर्डिंग को ट्रांजैक्शंस को एंट्री करने में। तो इस तरह से जब ट्रांजैक्शंस को एंटर करने में गलती हो जाती है तो उसकी वजह से भी कैश बुक और पासबुक में अंतर आ जाता है। तो अब हम देखते हैं डिफरेंस कॉज्ड बाय टाइम गैप इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। किस तरह के टाइम गैप की वजह से डिफरेंसेस जो आते हैं वो देखते हैं हम। Generally, the difference in balances of cash book and passbook is due to time gap, that is recording of transactions at different times due to the following reasons. कुछ कारणों की वजह से दोनों में अलग अलग टाइम पे आगे हम देखते हैं कि किन किन कारणों की वजह से अलग अलग टाइम पे पासबुक और कैश बुक में ट्रांजैक्शंस को एंटर किया जाता है जिसकी वजह से अंतर आता है। और ये क्या कारण है ये अभी हम देख रहे हैं। जिसमें सबसे पहला है चेक्स। चेक्स के साथ में अक्सर ये चांसेस होते बहुत ज्यादा होते हैं। इश्यूड बाय द बैंक, चेक्स इश्यूड बाय द बिजनेसमैन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बिफोर द बैंक। बिजनेसमैन ने तो चेक्स इश्यू कर दिए हैं काफी सारे लोगों को, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जो पेमेंट नहीं हुआ है बैंक से, बिफोर बैंक के सामने में प्रेजेंट नहीं हुआ है जिसकी वजह से उसके पेमेंट्स नहीं हुए। लेकिन बिजनेसमैन जो है वो अपने अकाउंट में उन चेक्स के आधार पर ट्रांजैक्शंस एंटर कर चुका है, लेकिन बैंक में जो जिसको उसने चेक्स दिए थे उसने बैंक में उसे डिपॉजिट नहीं किया है। तो इसकी वजह से पासबुक और कैश बुक में अंतर आएगा। Sometimes businessman issues checks to its suppliers or creditors for making payment. He enters this issue in bank column of cash book immediately because he knows the bank balance will be reduced with the amount of check. Bank does not record such checks until these are presented before the bank for payment. Due to this, passbook shows a higher amount as compared to cash book. होता क्या है कि बिजनेसमैन जब अपने सप्लायर को या क्रेडिटर को एक चेक दे देता है तो वो इमीडिएटली अपने बैंक के कैश बुक के बैंक कॉलम में उतना अमाउंट को डाल देता है, क्योंकि उसका उतना अमाउंट उसे पता होता है कि उतना अमाउंट उसका कम हो जाएगा। लेकिन बैंक में ये एंट्री नहीं होती है, क्योंकि जब तक बैंक में चेक आता नहीं है बैंक वाले इसको एंटर नहीं करते हैं। तो अगर उस सप्लायर ने अगर उस चेक को डिपॉजिट नहीं किया है तो क्या होगा कि बैंक में तो पासबुक में बैलेंस ज्यादा रहेगा एंड कैश बुक में बैलेंस कम हो जाएगा। तो इस वजह से दोनों में अंतर आता है, क्योंकि बिजनेसमैन ने तो चेक इश्यू कर दिया है लेकिन सप्लायर ने चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है। इस वजह से पासबुक और कैश बुक में अंतर आ जाएगा।
देन अगला हम देखते हैं checks paid into bank for collection but not yet collected and credited. When a businessman receives checks, drafts, or bills from his debitors, then he enters those in the debit side of the bank column of his cash book and sends them to bank to be deposited. But the bank credits the amount of businessman only when such checks are released. So if the bank reconciliation statement is prepared on the date when the amount of checks deposited have not yet released, then cash book will show a greater balance than that of passbook. इसके पहले क्या था, सप्लायर अगर अमाउंट को चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं करता है तो बैंक के पासबुक में पैसे जाता रहते हैं। अब क्या होता है कि बिजनेसमैन क्या है कि जब उसके पास में कुछ बिल्स आते हैं जिसको मुझे उसे पे करना होता है तो उसके लिए वो चेक्स दे देता है और चेक्स देने के बाद में वो क्या करता है कि इस अमाउंट को चेक्स इश्यू हो गया है करके वो इस अमाउंट को अपने डेबिट साइड में डाल देता है क्योंकि उसे मालूम है कि वो उसको वो पेमेंट्स मिल जाएंगे जब किसी के बिल्स है जिसे उसने रिसीव करना है। जैसे कुछ चेक्स होते हैं, कुछ ड्राफ्ट्स होते हैं, डेबिटर्स जो है उसके एंट्रीज कर देता है। तो इस हिसाब से क्या होता है कि इसके कैश बुक में अमाउंट ज्यादा होता है, लेकिन बैंक में जब तक वो कैश चेक डिपॉजिट होने जब डिपॉजिट किया जाता है तब बैंक उसको एंट्री नहीं करती है। बैंक उसे तब एंट्री करती है जब चेक रिलीज होकर के कैश उसके अकाउंट में आ जाता है, बिजनेसमैन के अकाउंट में आता है। तो अगर इस डेट पे मान लीजिए कुछ ऐसे डेट पे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया गया, बैंक स्टेटमेंट देखा जा रहा है, तो जिस दिन कि चेक तो बैंक में गया है लेकिन अभी वो कैश रिलीज नहीं हुआ है, तो उस वक्त क्या होगा कि कैश बुक में अमाउंट ज्यादा रहेगा एंड पासबुक में अमाउंट कम होगा क्योंकि बैंक वाले ने उस अमाउंट को अभी तक एंटर नहीं किया है क्योंकि वो चेक रिलीज होकर के कैश उसके अकाउंट में नहीं आया है। तो इस तरह से भी दोनों में अंतर आ जाता है। When check deposited in the bank is dishonored. Sometimes businessman gets checks from customers or debitors which he deposits in the bank for collection. He records such transactions in the bank column of the cash book immediately and raises his bank balance. But the bank does not increase the balance of businessman unless the check is released. Moreover, check may be dishonored at the time of collection. As a result, businessman book remains as before. This creates difference because cash book will reveal a higher balance. इसके बाद में क्या करते हैं कि बिजनेसमैन को जैसे ही कोई चेक मिलता है उसे वो बैंक में डिपॉजिट कर देता है एंड डिपॉजिट करने के साथ साथ अपने कैश बुक के बैंक कॉलम में उस अमाउंट को वो एंटर कर देता है। तो क्या होता है कि बिजनेसमैन के कैश बुक के बैंक कॉलम में अमाउंट ज्यादा होता है, लेकिन बैंक जो है जब तक वो रिलीज होकर के कैश नहीं आता है तब तक उसके अकाउंट में उस अमाउंट को नहीं एंटर करता है। तो कभी कभी क्या होता है कि चेक्स डिसऑनर हो जाते हैं, मे बी सम अमाउंट सफिशिएंट नहीं है या जो सिग्नेचर्स है वो टैली नहीं कर रहे हैं या कुछ डेट्स का चेंजेस हो गए हैं। तो इस तरह से कुछ भी कारण से कभी कभी बैंक के चेक्स जो है वो डिसऑनर हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि कैश बुक का जो बैंक कॉलम है वो हायर अमाउंट दिखाएगा एंड लेकिन जो पासबुक है वो लोअर अमाउंट दिखाएगा क्योंकि बैंक ने तो उसके पासबुक में उस अमाउंट को एंटर नहीं किया है as the check has been dishonored or the amount has not been received by the bank. तो ये भी एक कारण होता है जिसकी वजह से बैंक और कैश बुक में अंतर आ जाता है। Then interest allowed by the bank on the amount deposited. When the bank passes entries on the interest on the amount deposited, it usually credits the amount of the businessman by the interest amount, but the businessman remains unaware of it. Thus, in such a case, passbook balance is more than cash book balance. इसके बाद में बैंक बिजनेसमैन का जो अमाउंट बैंक के अंदर में डिपॉजिट किया हुआ है उसके ऊपर बैंक कुछ इंटरेस्ट देती है और उस इंटरेस्ट को वो क्रेडिट साइड में अमाउंट बिजनेसमैन के अकाउंट में डाल देती है। लेकिन ये इंटरेस्ट कितना आया है और बैंक ने कब डाला ये बिजनेसमैन को नहीं मालूम होता है इस इंटरेस्ट के बारे में, जिसकी वजह से क्या होता है कि पासबुक में अमाउंट ज्यादा दिखता है एंड बैंक के बिजनेसमैन के कैश बुक में अमाउंट कम दिखाई देता है। Then interest and dividend on the investment collected by the bank. Sometimes a bank collects interest the amount and the amount of dividend and interests as per the standing orders of the customers.
Owing to such collection, the bank balance increases the bank balance of businessman in its books than in its books. But due to ill luck, either the businessman forgot such order or he has not been informed such collection. As a result, their things remains unrecorded in the cash book. These things remain unrecorded in the cash book of the businessman, and it is obvious there will be difference in cash book and passbook showing balance in the cash book is less. इसके बाद में कभी-कभी क्या करता है जो बैंक इसके पास में जो इन्वेस्टमेंट्स है या जो इंटरेस्ट जहाँ-जहाँ से डिविडेंड इसको जो मिलना है बैंक को इंस्ट्रक्शन बिजनेसमैन दे देता है कि उसके इंटरेस्ट को वो कलेक्ट कर ले, डिविडेंड्स को कलेक्ट कर ले। तो बैंक क्या करता है उसके कस्टमर से वो इंटरेस्ट और डिविडेंड्स को कलेक्ट करता है एंड उसे एंटर कर देता है इसके पासबुक में। तो इससे क्या होता है कि बैंक बैलेंस तो बढ़ जाता है लेकिन बाय मिस्टेक बैंक जो बिजनेसमैन है वो ये भूल जाता है कि उसने इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं एंड कुछ इंटरेस्ट उसके अकाउंट में एंटर कर चुके हैं। इस परिस्थिति में भी क्या होगा कि पासबुक का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा और बिजनेसमैन का जो कैश बुक है उसमें अमाउंट कम हो जाएगा क्योंकि उसको जो इंटरेस्ट मिलने थे दूसरे क्रेडिटर से या दूसरे कस्टमर से वो इंटरेस्ट उसको मिल चुका है एंड उसने इसे अपने कैश बुक में एंटर नहीं किया बिकॉज उसे इसका खबर नहीं था, किसी भी कारण से उसको इसकी खबर नहीं थी। Then अगला है bank charges and commissions charged by the bank. A bank provides lots of different types of services to its customers and in return takes bank charges, commission, check realization charges, discount on bill of exchange, etc. इसके बाद में क्या होता है कि बैंक बहुत सारे सर्विसेज देती है बिजनेसमैन को, उसके बहुत सारे काम बैंक कर देती है और इसके एवज में वो कुछ कुछ चार्जेस कलेक्ट करती है। तो उन चार्जेस के जैसे कमीशन लेती है बैंक जब उनके कुछ काम करती है, चेक रियलाइजेशन चार्जेस होते हैं एंड उसके बाद में डिस्काउंट ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो बनाए जाते हैं उसके ऊपर में कुछ डिस्काउंट चार्ज होते हैं। तो ये सारे अमाउंट्स जो है बैंक अपने बिजनेसमैन के अकाउंट से निकाल लेती है। तो ये जो चीज निकालती है ये इसकी वजह से बैंक पासबुक में अमाउंट कम हो जाता है, लेकिन कितने चार्जेस बैंक ने किए हैं ये कस्टमर बिजनेसमैन को नहीं मालूम होने की वजह से उसकी कैश बुक में अमाउंट ज्यादा होता है एंड पासबुक में अमाउंट कम होता है क्योंकि बैंक ने अपने चार्जेस जो सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रही थी बिजनेसमैन को उसके एवज में उसने अपने चार्जेस बैंक के पासबुक में उसके अकाउंट में से निकाल दिए हैं। इस वजह से बैंक के पासबुक में अमाउंट कम है एंड बिजनेसमैन का जो कैश बुक होता है उसमें अमाउंट ज्यादा दिखाया जाता है। The bank passes entries of such charges on the debit side of the passbook and as a result passbook balance decreases. The customer being unaware of such charges fails to record in cash book. Thus cash book shows a greater balance. इसके बाद में interest on bank overdrafts. When the customer is allowed to withdraw amount in excess of amount deposited in current account, then such excess amount is called overdraft. Bank charges interest on overdraft, which is debited to his account. As a result, passbook balance decreases. The customer being unaware of such interest charged is not recorded in the cash book. Thus, cash book shows a greater balance. इसके बाद में जो बिजनेसमैन होते हैं, रेगुलर कस्टमर्स होते हैं या कुछ कस्टमर्स को बैंक जो है ओवरड्राफ्ट का मौका देती है। ओवरड्राफ्ट मतलब होता है उसके अकाउंट में उतने पैसे नहीं है लेकिन उससे कुछ अधिक पैसे उसके अकाउंट में जितने पैसे डिपॉजिटेड है उससे अधिक पैसों को वो निकाल सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करते हैं कि बैंक उस एक्स्ट्रा अमाउंट पर जो ओवरड्राफ्ट लिया गया है उसके लिए चार्जेस इंटरेस्ट चार्ज करती है और इंटरेस्ट चार्ज करके वो उसके डेबिट अकाउंट में डाल देती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बैंक का पासबुक का जो बैलेंस है वो कम हो जाता है, लेकिन जो बिजनेसमैन है उसे नहीं मालूम होता है कि बैंक ने कितना इंटरेस्ट चार्ज करके उसके अकाउंट से काट लिया है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसके कैश बुक में वो अमाउंट ज्यादा होता है क्योंकि उसने उस इंटरेस्ट के अमाउंट को कैश बुक में नहीं दिखाया है, जिसकी वजह से उसका कैश बुक का अमाउंट ज्यादा होता है एंड बैंक में जो पासबुक है बैंक का जो पासबुक है उसमें अमाउंट कम हो जाता है। Then another reason is direct payment made by bank on behalf of the businessman. Sometimes businessman gives standing instructions to the bank to pay some payments on behalf of the customer, such as insurance premium, rent, electricity, etc. The bank does so
But for such payment on behalf of customer, the bank reduces the balance. The customer forgets such instructions or he is not informed of it. As a result, these are not recorded in cash book. This causes difference between the cash book and passbook. कभी कभी बैंक बिजनेसमैन क्या करता है कि वो बैंक को इंस्ट्रक्शन दे देता है कि उसके तरफ से बैंक जो है उसका इंटरेस्ट पे उसके रेंट को पे कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी पे कर देगा, या उसके कुछ बिल्स जो है वो प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम है, इसको पे कर दे। इस तरह से वो बैंक को इंस्ट्रक्शन दे देता है। तो इंस्ट्रक्शन देने से क्या होता है कि बैंक उस टाइम पे उसके अकाउंट से वो पैसे काट के वो इंटरेस्ट जो भी उसका जिसके लिए उसको बोला गया था, इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, वो पेमेंट्स वो कर देते हैं। लेकिन बैंक का पेमेंट्स करने के बाद कभी कभी वो इन्फॉर्म करना भूल जाता है, या बिजनेसमैन जो है उसने किन किन कामों के लिए बैंक को इंस्ट्रक्शन दिए हैं इस बात को वो भूल जाता है। तो इस वजह से क्या करता है, उस टाइम पे वो अपने कैश बुक में उन एक्सपेंसेस को एंटर नहीं करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कैश बुक में अमाउंट ज्यादा होता है और पासबुक में कम हो जाता है। और इस तरह इन दोनों में अंतर दिखाई देता है, कैश बुक और पासबुक में इसी की वजह से अंतर होता है, क्योंकि उसने बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया था कि उसका इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया जाए, या उसके रेंट को पे कर दिया जाए, या उसके इलेक्ट्रिसिटी से बिल को पे कर दिया जाए। एंड बैंक उस टाइम पे उसके उन इंस्ट्रक्शंस के आधार पर उसके वो पेमेंट्स को कर देता है, बिल्स को पे कर देता है, एंड उसके अकाउंट से अमाउंट को रिड्यूस कर देता है। Then another is direct deposit to bank by debitors in the account of businessman. Sometimes a debitor deposits the amount payable to the businessman directly into his account without informing the businessman. In such case, passbook balance increases and bank cash book balance remains the same. कभी कभी बिजनेसमैन के को उसके जो डेबिटर्स होते हैं उसे बिना बताए डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट में ही पैसे जमा कर देते हैं, एंड बिजनेसमैन को इसका इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में क्या होता है कि बैंक का जो पासबुक है उसका बैलेंस बढ़ जाता है, एंड बिजनेसमैन का जो कैश बुक है उसमें अमाउंट कम रहता है। एक और डिफरेंस होता है, एक और कारण होता है डिफरेंस का, difference due to errors in accounting transactions. Sometimes difference in cash book and passbook may arise due to errors in accounting transaction. General errors committed by the businessman or banker as follows. कभी कभी क्या है कि कुछ गलत एंट्रियां हो जाती है, जिस जो या तो बैंक में भी होती है या बिजनेसमैन अपने कैश बुक में भी गलत एंट्रियां कर लेता है, उसकी वजह से भी दोनों में डिफरेंस आता है। एंड जनरली साधारण अधिकतर जिस तरह की गलतियां होती है उसे हम अभी देखते हैं। पहले हम देखते हैं कुछ ऐसी गलतियां जो अधिकतर बिजनेसमैन या बैंक दोनों में से किसी से भी हो जाती है, जिसकी वजह से दोनों में अंतर आता है। जिसमें पहला है इश्यू अ चेक टू अ क्रेडिटर बट फेल टू रिकॉर्ड इन कैश बुक। बिजनेसमैन क्या करता है, एक चेक तो क्रेडिटर को इश्यू कर देता है लेकिन उसे कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल जाता है। Then check received from a customer sent to bank for realization but not entered in the cash book. इसके बाद में किसी कस्टमर से बैंक बिजनेसमैन को चेक मिला था जिसे उसने बैंक में डिपॉजिट तो कर दिया लेकिन उसे कैश बुक में एंटर नहीं किया है, तभी डिफरेंस होगा। देन एरर इन टोटलिंग और बैलेंसिंग ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। कभी कभी कैश बुक में जो बैंक कॉलम है उसकी टोटलिंग करने में अंतर हो जाता है, इसकी वजह से भी गड़बड़ होती है। Then overcasting of receipts sides of cash book. In such situation, the cash book balance will be more than passbook balance. कभी कभी ओवरकास्टिंग रिसीप्ट्स जो है वो अधिक डाल दिए जाते हैं, कैश बुक में दो बार डाल एंट्री हो गई है या कुछ अधिक अमाउंट डाला गया है, गलती से डाला जाता है। ऐसी परिस्थिति में कैश बैलेंस जो है वो ज्यादा होता है एंड पासबुक का बैलेंस जो है वो कम हो जाता है। And overcasting or receipt side of the cash book. In this case, the cash book balance will be less than the passbook balance. कभी कभी क्या है कि इसका जो रिसीप्ट का साइड होता है उसमें ओवरकास्टिंग डबल बार डाल दिया गया है, दो बार डाल देते हैं जहां से उसको रिसीव करना है। तो ऐसे परिस्थिति में क्या होगा, कैश बुक में बैलेंस ज्यादा हो जाएगा और पासबुक में बैलेंस कम रहेगा। एंड अंडरकास्टिंग अगला है, अंडरकास्टिंग ऑफ receipt side of the cash book. In this case, cash book balance will be less than the passbook balance. कभी कभी जितना अमाउंट को उसके रिसिप्ट साइड में डालना था उससे कम अमाउंट डलाया है। कई बार बाय मिस्टेक क्या होता है, 50,000 की जगह सिर्फ 5,000 डाला गया, तो वो बैलेंस जो है पासबुक में
कैश बुक में बैलेंस कम रहेगा, पासबुक में अधिक रहेगा। अंडरकास्टिंग ऑफ पेमेंट साइड, इन दिस केस कैश बुक बैलेंस विल बी मोर देन द पासबुक बैलेंस। उसके बाद में जितना अमाउंट डालना था उससे कम डाला, कभी ज्यादा, अभी पेमेंट साइड में कम डाल दिया। अगर किसी को 50,000 पे करना था और 50,000 पेमेंट हो गई है और एंट्री हुई है सिर्फ 5,000 की, इस तरह की गलतियां भी होती है। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि जो कैश बुक का बैलेंस है वो ज्यादा होगा और पासबुक का बैलेंस कम होगा। देन अनदर एंड मिस्टेक इज डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक कैरीड फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस। कैश बुक में जो डेबिट बैलेंस था उसको कैरी फॉरवर्ड जब कर रहे थे तो उस अमाउंट को गलती से क्रेडिट बैलेंस में लिख दिया गया। In such situation, the cash book balance will decrease while the passbook balance will remain same. Thus, there will be difference of double amount in the balance of passbook and cash book as compared to previous credit balance. इस तरह से जब जो बैलेंस को कैश बुक में जो डेबिट बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करना था उसे क्रेडिट बैलेंस में डाल दिया गया। तो ऐसे परिस्थिति में क्या होगा, कैश बुक बैलेंस जो है वो कम होगा एंड पासबुक बैलेंस तो वैसा ही रहेगा। तब क्या होता है, वो जो डिफरेंस है वो जितना अमाउंट है उसका डबल हो जाता है। पासबुक जो डिफरेंस का अमाउंट डबल हो जाता है पासबुक और कैश बुक में जब कंपेयर करके पहले वाले क्रेडिट बैलेंस को देखते हैं। तो इस तरह की गलतियों को भी सुधारना होता है। Then another mistake is credit balance of cash book carried forward as debit balance. पहले हम जैसे गलती कर दिए डेबिट बैलेंस को क्रेडिट बैलेंस में डाल करके, उसी तरह से ऐसी भी गलती होती है, क्रेडिट बैलेंस को डेबिट बैलेंस में डाल दिया जाता है। In such situation, the cash book balance will be increased while the passbook balance will remain same. Thus, there will be difference of double amount in the balance of passbook and cash book as compared to previous debit balances. अब जब डेबिट बैलेंसेस को कंपेयर करेंगे तो कैश बुक और पासबुक में अंतर दिखाई देगा, इसकी वजह से क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस को, कैश बुक का जो क्रेडिट बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करना था वो डेबिट बैलेंस हो गया है। इसके बाद में कुछ जो गलत एंट्रियां हो जाती है वो हम देखते हैं कि किस तरह की गलत एंट्रियां होती है। Wrong entry made by bank in passbook. Sometimes a wrong entry made by bank in passbook which results in difference in balance. Such errors could be of two types. कभी कभी पासबुक में बैंक जो है गलत एंट्री डाल देती है, इसकी वजह से बैंक और कैश बुक में अंतर हो जाता है। अब बैंक किस तरह से गलत एंट्रीज डालती है, रॉन्ग एंट्री ऑन द डेबिट साइड ऑफ द पासबुक। Sometimes wrong entry is passed on the debit side of the passbook. As a result, the passbook balance decreases and shows less balance than cash book. कभी कभी जब बैंक एंटर पासबुक में एंट्रीज कर रही है तो डेबिट साइड में गलत एंट्री कर देती है। अगर डेबिट साइड में गलत एंट्री कर देती है तो क्या होगा कि बैंक का जो पासबुक है उसमें बैलेंस कम हो जाएगा एंड बिजनेसमैन के कैश बुक में बैलेंस ज्यादा रहेगा। इसी तरह से सेम इसके क्वाइट अपोजिट में भी होगी जब wrong entry is on the credit side of the passbook. Sometimes wrong entry is passed on the credit side of the passbook. As a result, the passbook balance is increased and shows more balance than cash book. जब डेबिट साइड के पासबुक में डेबिट साइड में गलत एंट्री होती है तो पासबुक बैलेंस कम होता है एंड कैश बुक बैलेंस ज्यादा होता है। उसी तरह से अगर क्रेडिट साइड में, पासबुक के क्रेडिट साइड में बैंक अगर गलत एंट्री डाल देती है तो क्या होगा कि पासबुक का बैलेंस ज्यादा रहेगा एंड कैश बुक का बैलेंस जो है वो कम रहेगा। इस तरह से कुछ अगर गलत एंट्रियां होती है तो उसकी वजह से भी बैंक के पासबुक में एंड बिजनेसमैन के कैश बुक में अमाउंट्स में अंतर आ जाता है एंड इस डिफरेंसेस को जानने के लिए एंड उसको ठीक करने के लिए जो स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं दोज आर ऑल नोन एज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं, ये बहुत बड़ा चैप्टर है एंड इसको बार बार इस वीडियो को देखिए, सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कहाँ किस किस अंतर की वजह से इस तरह के बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स को बनाए जाते हैं, इसके आगे इसको कैसे बनाते हैं एंड इसमें एंट्रीज कैसे की जाती है, इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर गर्ल्स, इसको बहुत अच्छे से समझिए। इसके बिना अकाउंटेंसी में बहुत सारे डिफरेंसेस आएंगे क्योंकि जैसे कैश बुक और पासबुक में हमेशा अंतर आता है। इन डिफरेंसेस को शॉर्ट आउट करने के लिए ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को बनाना पड़ता है एंड इसे बहुत सोच समझ के बनाया जाता है। तो
इसलिए इस वीडियो को बार बार देखिए, अच्छे से ठीक से समझिए, सुनिए एंड समझ करके आगे के वीडियो को हम अगले वीडियो में आगे के बारे में इसका पढ़ते हैं। इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में इतना ही जानेंगे। आगे के इसके जो भी पॉइंट्स है हम अगले वीडियो में जानते हैं। थैंक यू एवरीवन।